दोस्तों नमस्कार। एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था किसी भी देश के विकास की बुनियाद है और इसीलिए आप देख रहे हैं आज मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये भी ईंटों की एक बुनियाद है। बुनियाद जितनी बेहतर होगी, विकास उतना ही बेहतर होगा। और देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, विकास का क्या हाल है, इसे जांचने परखने का एक तरीका है देश में हर साल पेश किया जाने वाला बजट। और इस बार भी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट का ट्रेलर वैसे तो हमने 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में देख ही लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ट्रेलर पूरी तरीके से फिल्म में तब्दील हो जाएगा? और यह सवाल बड़ा है दोस्तों। दरअसल तब यानी 1 फरवरी को और अब में देश की राजनीतिक और सत्ता चलाने की परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। 10 साल से पिछले 10 सालों से अपनी शर्तों पर सत्ता, गवर्नेंस, नीतियों और संसद की पावर स्टीयरिंग घुमा रही बीजेपी को उम्मीद थी कि 2024 के चुनाव में लोकसभा की परीक्षा में उसका नंबर 350 के आसपास तो रहेगा ही। सहयोगी दलों को भी अगर जोड़ लें तो ये 400 के पार भी पहुंच सकता है। लेकिन वोटरों के रूप में बैठे एग्जामिनर्स ने कॉपी जांचने में थोड़ी सख्ती कर दी। अब अकेले सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास 272 मार्क से नीचे 32 नीचे 240 नंबर ही हैं और 272 पास मार्क होता है अकेले सरकार बनाने के लिए। सत्ता चलाने के लिए सहयोगी दल जो पिछले 2 टर्म यानी 2014 और 2019 में औपचारिकता मात्र थे, यानी वो थे सरकार में, लेकिन दरअसल उनकी कोई आवश्यकता वैसी नहीं थी जिससे कि सरकार को कोई गिरा दे। वो थे, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बीजेपी अपने दम पर ही 272 के पास मार्क से आगे थी। लेकिन इस बार वही दल अनिवार्यता बन गए हैं, कंपल्शन बन गए हैं, मजबूरी बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों नेता अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले, इस खेल के माहिर भी हैं। सो बीजेपी सरकार को समर्थन देने के एवज में एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दोनों लोगों ने थमा दी है। और आंध्र प्रदेश को जो लिस्ट है वो बहुत मोटी लिस्ट है। आंध्र प्रदेश अभी बिना राजधानी वाला राज्य है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक सूचना ही है कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की कोई अभी राजधानी नहीं है। जब 2014 में अलग हुए थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो हैदराबाद तेलंगाना के साथ गया था और 10 सालों के लिए यानी जून 2024 तक ये व्यवस्था थी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद ही होगी, तेलंगाना की तो है ही। लेकिन जून खत्म होने के साथ-साथ आंध्र प्रदेश अब बिना राजधानी वाला राज्य रह गया है। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए कब से कोशिश कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन वो बीच में सत्ता से दूर हो गए थे, बीजेपी के साथ उनके रिश्ते भी बिगड़ गए थे। आपको ध्यान होगा 2018 में वो अलग भी हो गए थे। तो वापस आते हैं बजट में। केंद्र से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज चाहिए अमरावती को बनाने के लिए। इसकी लिस्ट थमा दी गई है। उधर बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, यानी केंद्र द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक मदद ये दोनों प्रदेश लेंगे। ऐसे में अंतरिम बजट में सरकार ने जो ट्रेलर दिखाया था, उसमें कुछ बदलाव तो हो ही सकता है और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हम इसे लाजमी भी समझ सकते हैं। लेकिन केंद्र बजट की लेन बदलते हुए क्या कुछ भी ऐसा करना चाहेगा? कोई ऐसा नैरेटिव तैयार करना चाहेगा जिससे लगे कि मोदी सहयोगी दलों के आगे झुक रहे हैं? नहीं, केंद्र ऐसा भी नहीं करना चाहेगा। बहरहाल, ये अब निर्मला सीतारमण के ऊपर है कि वो बजट प्रबंधन कैसा कर रही हैं
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है कि सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य का जो खाका तैयार किया है, यानी 2047 में भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, उस पर गाड़ी की रफ्तार कुछ वक्त के लिए तो धीमी हो सकती है, मगर इतनी भी धीमी नहीं हो सकती है कि स्टेशन पहुंचे ही नहीं। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या-क्या चीजें ज़रूरी हैं, ये हमें देखना होगा। और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मजबूत सहारे की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत मजबूत सहारे की ज़रूरत होगी। क्योंकि एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि जब हम क्लास के अपनी कक्षा के सबसे तेज़ विद्यार्थी जो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, उससे तुलना करने आते हैं और उसके साथ होना चाहते हैं कि इसको हम पीछे कर देंगे या पीछे ना भी करें तो कम से कम तीसरे नंबर पे आ जाएँ, उस लीग में शामिल हो जाएँ, फर्स्ट 5 वाले में। तो केवल नंबर से नहीं चलता है, फिर जो फर्स्ट सेकंड आ रहा है, उसका क्या रूटीन है, वो कैसे बिहेव करता है, उसका औरों के साथ क्या रिलेशन है, तमाम चीज़ें हमें भी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। मेरा जो यहाँ मतलब है, वो अर्थव्यवस्था से है। अभी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में तो शामिल हो चुका है और हम तीसरी पे भी जाने वाले हैं, यानी हमसे ऊपर जो 2 देश हैं, जापान और जर्मनी, हम बहुत जल्दी उनको पीछे छोड़ देंगे क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा कंज़म्पशन ज़्यादा है और फासला जो जापान और जर्मनी के जीडीपी से है, वो अब बहुत ज़्यादा बचा दरअसल नहीं है। तो हम जापान को तो तुरंत ही और जर्मनी को भी आने वाले समय में पीछे छोड़ देंगे। लेकिन चीन और अमेरिका बहुत-बहुत आगे है। तो ऐसे में हमें सिर्फ़ नंबर से काम नहीं चलेगा। अमेरिका और चीन बाकी चीज़ें क्या करते हैं, दुनिया के जो दूसरे उन्नत देश हैं, विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं, उन पर भी हमें अमल करना होगा। और दोस्तों, साइंस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि बिना उसके हम प्रगति नहीं कर सकते। आज भी आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, किस तरीके से विज्ञान की उन्नति से चाँद पर तो हम जा ही रहे हैं स्पेस साइंस की मदद से, लेकिन आम जीवन में जिस तरीके से विज्ञान हमारे घुसा है, जिस तरीके से एआई घुस चुका है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही कि एक टेक्नोलॉजी आई और वो 20 साल तक वही चल रही है। यहाँ हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रहा है और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ठीक-ठाक खर्च करने की ज़रूरत है। तभी हम साइंस और टेक्नोलॉजी में कदम ताल मिला सकेंगे विकसित देशों के। लेकिन हम आज एक नज़र डालेंगे कि भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तो है, लेकिन वो साइंस एंड टेक के आर-एंड-डी पे क्या खर्च करता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अनुसंधान और विकास पर भारत कहीं से भी, ये जो 2 बड़े देश हैं अमेरिका और चीन, इनके आस-पास भी नहीं टिकता है। आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा दोस्तों। अमेरिका अपनी कुल जीडीपी का 2.8% सिर्फ साइंस टेक के आर-एंड-डी पे खर्च करता है। यानी उनकी अर्थव्यवस्था का साइज़ जितना बड़ा है, लगभग 25-26 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, उसका 2.8% बहुत बड़ी राशि होती है। चीन भी अपनी जीडीपी का 2.1% अब खर्च करने लगा है। और तभी इतना आगे है। और चीन की कहानी अलग है, जो हम इस एपिसोड में आगे बताएँगे कि किस तरीके से चीन आज से 30 साल पहले वहीं था जहाँ आज भारत है, लेकिन चीन ने उसको काफ़ी आगे बढ़ाया और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इज़राइल जैसा छोटा देश भी अपनी अर्थव्यवस्था का, चूँकि इज़राइल की कहानी कुछ और है, वो 4.3% खर्च करता है। दक्षिण कोरिया 4.1% अपनी जीडीपी का खर्च करता है आर-एंड-डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। अब आप अंदाज़ा लगाइए, भारत कितना खर्च करता होगा? लगाइए कुछ अंदाज़ा। मैं बताता हूँ, भारत अभी सिर्फ़ 0.6% राशि अपनी जीडीपी का जो है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है, यानी आधा प्रतिशत से थोड़ा-सा ज़्यादा। और 90 के दशक में चीन यहीं था, लेकिन 30 सालों में वो 4.1 पर आ गया। बहुत बड़ा जंप मारा है और शायद
देश को आगे रखने के लिए, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हम बहुत खर्च करें। इस नज़रिए से एक बार ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो बजट है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1991 जैसा हो सकता है। 1991 की बात ज़रूर करनी पड़ेगी बजट जब-जब बात होगी देश में, क्योंकि 1991 वो साल था जब आर्थिक उदारीकरण हुआ था और आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने अपने बाज़ार दुनिया के देशों के लिए खोले थे। और जो सामान हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, 90 के दशक के पहले 80 में, 70 में आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा अगर हमारे दर्शक जो इस समय के युवा हैं, जो उसके बाद पैदा हुए हैं, कि दोस्तों भारत में जीन्स भी नहीं मिलता था। लोग जब विदेशों से आते थे, तो यहाँ के युवा उस समय जीन्स विदेश से मँगवाते थे। कुछ लोग नेपाल घूमने इसलिए जाते थे कि नेपाल से जीन्स लेकर आ जाएँ। एक स्कूटर खरीदने के लिए 7 वर्षों का इंतज़ार करना पड़ता था, बजाज के स्कूटर में नंबर लगाया जाता था। तो वहाँ ऐसी स्थिति इसलिए थी कि हमने अपने बाज़ार जो हैं, दुनिया के दूसरे देशों के लिए नहीं खोले थे, आर्थिक उदारीकरण नहीं था। 91 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ये आर्थिक उदारीकरण को लागू किया, जिसके बाद हमारा बाज़ार खुला और जितनी भी आज चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे यूटेंसिल वॉशर हो, जितनी इस तरीके की टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हम देख रहे हैं, वो उसी की देन है। हम चीन से सीख सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार का बजट भी 1991 जैसा होगा? क्योंकि चीन ने देखिए 90 के दशक से ही अपने अनुसंधान और विकास व्यय में काफ़ी वृद्धि की है, जैसा हमने कहा है। 2024 का बजट एक महत्वपूर्ण बदलाव का अग्रदूत हो, ये हम कामना करते हैं। और जो नया केंद्रीय बजट आने वाला है, ये नया होना चाहिए क्योंकि ये नए विचारों का समय है। 1991 की तरह ही एक बड़ी छलांग लगाने का वक़्त है। देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संसाधनों के निवेश के महत्व की बात तो की है। नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा में भारत के सबसे सफल वैज्ञानिक उपक्रमों को शुरू करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उन्होंने कई बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति अपने लगाव के बारे में बात की थी। लेकिन दरअसल ये लगाव उनका नेहरू का जो है एक सीमित दायरे में ही रहा, बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के अलावा अन्य क्षेत्रों में और काफी हद तक रक्षा में भी यही हुआ है और यही वजह रही कि तमाम लगावों के नेहरू के बावजूद 70 सालों में भारत वहां नहीं पहुंच सका जहां दरअसल इसे पहुंचना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, शुरुआती समय से ही भारत में सरकारें R&D पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाने की बात कर रही हैं, लेकिन अभी भी ये 0.6% से 0.7% के बीच ही कहीं झूल रहा है। 2012 में भुवनेश्वर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने और कहा था कि पिछले कुछ दशकों में विज्ञान की दुनिया में भारत की सापेक्ष स्थिति में गिरावट आई है और हम चीन जैसे देशों से आगे निकल गए हैं। चीजें बदल रही हैं, लेकिन हमने जो हासिल किया है उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें भारतीय विज्ञान की सूरत बदलने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मनमोहन सिंह की ये बातें तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन दरअसल सिर्फ बातों से ही अगर सब कुछ हो जाता तो बात कुछ और थी। इसे जो कहते हैं इम्प्लीमेंट करना, अमली जामा पहनाना, शायद वहां कांग्रेस से कुछ चूक हुई है और मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने R&D व्यय पारिस्थितिकी तंत्र नामक एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि देखिए, अमेरिका अपनी जीडीपी का 2.8%, चीन 2.1%, इजराइल 4.3%, दक्षिण कोरिया 4.2% समेत कई देश ऐसे हैं जो भविष्य के लिए R&D पर खर्च करने में भारत से काफी आगे हैं। इस परिषद ने जो रिपोर्ट दी है उसमें R&D को उच्च स्तर पर ले जाने के तरीके पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण सुझाव हैं ताकि भारत का विकास मजबूत आधार पर हो सके।
2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने 50,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के गठन की घोषणा की, लेकिन यहां भी थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि इस दिशा में अभी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। और देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अभी थोड़ी गठबंधन की सरकार है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये सब कुछ जल्दी हो पाएगा। और हमें चीन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने 90 के दशक में अपने R&D व्यय को 0.7% से बढ़ाकर वर्तमान के 2.1% तक कर दिया है 30 साल में। क्रय शक्ति समता कहते हैं, PPP, परचेज पावर पैरिटी। और इस संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की वास्तविक मात्रा के मामले में चीन अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, आंकड़े बता रहे हैं। और वे तेजी से उसके बराबर आ रहे हैं, चीन अमेरिका के बराबर आ रहा है। पीपीपी के संदर्भ में चीन में अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय 2019 में 525.7 अरब अमेरिकी डॉलर था, सवा 500 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो भारत द्वारा खर्च की गई राशि का लगभग 10 गुना था। अब अंदाजा लगाइए कि चीन ने जहां 525 अरब डॉलर खर्च किए, वहीं भारत का इस पर खर्च जो है मात्र 58 अरब डॉलर है। यह आंकड़ा 2018 का है। हो सकता है पिछले 2-3 वर्षों में इसमें बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन चांस कम है, क्योंकि बीच में हम कोरोना से जूझ रहे थे। चीन अनुसंधान और विकास में 7,38,000 लोगों को रोजगार देता है। यह भी आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। 7.25 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार देता है चीन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि भारत 1,58,000 लोगों को रोजगार देता है R&D पे, जबकि आबादी में भारत शायद अब चीन से ज्यादा है। तो आंकड़े को मजबूत करने की जरूरत है। और चीन इतना ज्यादा क्यों देता है R&D पे जॉब्स? क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट है। जैसा कि उनके पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वॉन गैंग ने कहा था, चीन को 2050 तक नवोन्मेषी यानी इनोवेटिव देशों की श्रेणी में प्रवेश करने और एक बड़ी तकनीकी नवाचार शक्ति बनने की आवश्यकता है। इसने 2018 में 15 मंत्रालयों के पुनर्गठन के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यापक सुधार किया। और चीन कहता है कि हमारे अपने अनुभव से भी बहुत कुछ सीखने को मिले हैं। चीन अपने अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है, समीक्षा करता है और फिर जो समस्याओं की जो समाधान होते हैं उसे लागू भी करता है। चीन कहता है, हमने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तो आश्चर्यजनक प्रगति की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन क्षेत्रों में उदारता पूर्वक निवेश करने के अलावा हमने अंतरिक्ष आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रशासन को लगभग पूरी स्वायत्तता भी दे रखी है। यहाँ भारत को भी देखना होगा कि क्या वो इतनी स्वायत्तता दे सकेगा या देगा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निकायों को नौकरशाही की बाधाओं के बिना निर्णय लेने का अधिकार चीन ने दिया है, जिसमें पीएमओ में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव और वहां के प्रमुख वैज्ञानिक शामिल हैं। परिणाम सबके सामने है। भारत की बात करते हैं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान की अन्य कई विशिष्ट विशेषताएं भी हैं। भारत के अनुसंधान और विकास में आधे से अधिक हिस्सा सरकारी क्षेत्र का है। जी हाँ दोस्तों, 56% हिस्सा सरकारी क्षेत्र का है, जबकि अन्य देशों में सरकारी खर्च बहुत कम है। चीन में मात्र 15% है, जर्मनी में 14% है, यूके में 7% और जापान में तो 8% ही है। यानी कि जो बातें हम करते हैं निजीकरण की, तो हमें साथ-साथ ये भी देखना होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्राइवेट सेक्टर है, वो अपनी भागीदारी क्यों नहीं बढ़ा रहा है। और आपको ध्यान होगा, पिछली बार प्रधानमंत्री ने बजट पेश होने के बाद इस दिशा में थोड़ी-सी चिंता ज़ाहिर की थी। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से अनुरोध किया था कि वो आप आगे आइए, इन सब सेक्टर्स में, इनोवेशन में, उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाइए। भारत ने उदार आयकर रियायतों के साथ ही निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, जैसा मैं बता रहा हूं, लेकिन अधिकांश कंपनियों ने बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग ही किया। एक और भारत में खास बात है कि भारत ने अपने अनुसंधान और विकास व्यय का 44% जो भी हिस्सा है ना, वो सिर्फ अभी विकास पर ही खर्च हो रहा है।
जबकि चीन में ये 0% है, 0% है विकास में। यहाँ विकास से हमारा मतलब है कि जो भारत R&D पे 0.6% अपनी जीडीपी का खर्च करता है, उसमें से एक बड़ा भाग, आधा भाग, 44% भाग सिर्फ बिल्डिंग बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जाता है। असली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, उस पे अभी हम नहीं आ पाए हैं। वो 0.6 में से भी आधा होता है, यानी 0.3% होता है। चीन इसमें 0 करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर चुका है। यूके में भी 0 है। अमेरिका में 2% है। वो सब R&D पे खर्च करते हैं। अनुसंधान एवं विकास में सरकार का अधिकांश धन, जैसा हमने बताया, भवन निर्माण में भी जा रहा है, अचल संपत्ति के अधिग्रहण में जा रहा है, बिल्डिंगों को खूबसूरत अंदाज दिए जाने में जा रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? पीएम मोदी इसको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने एक महान भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास के महत्व को कई बार कहा है। उन्होंने कहा है कि हम विज्ञान के रहस्यों का पता लगाएंगे और प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का दोहन भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी दिलचस्पी इसमें लेते हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि जब चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, उस समय वो स्वयं इसरो में उपस्थित थे। वहां के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे, वो करना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्पीड ब्रेकर्स हैं, जिन स्पीड ब्रेकर्स को हमें सपाट बनाना होगा। मोदी कहते हैं कि हम डिजिटल दुनिया के अवसरों का एहसास करेंगे, कर भी रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे युवा एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन क्या हम ये कर पा रहे हैं? ऐसे में 2024 का जो बजट है, अनुसंधान और विकास के वित्त पोषण के हमारे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। वित्त मंत्री उद्योग संघों से बात करती हैं, राजस्व विभाग भी ऐसा करता है। ये वित्त मंत्री के लिए देश के शीर्ष वैज्ञानिकों को एक साथ लाने का भी समय है, जो कई विचार उत्पन्न कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक संस्थानों को अंतरिक्ष आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे एक या दो व्यापक निकायों में विलय कर दिया जाना चाहिए और उन्हें चीन और अमेरिका की तरह ही समान रूप से स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उसमें किसी नौकरशाह का, उसमें किसी नेता का, उसमें किसी मंत्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, वास्तविक शोध को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के मुनाफे का 2% हिस्सा शोध और विकास के लिए अलग से रखना चाहिए सरकार को, कि कंपनियों को ये तो करना ही करना है। ठीक ये उसी तरीके से जैसे CSR करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि कोई कंपनी या समूह इस राशि को खर्च नहीं करता है, तो उनकी बची हुई राशि को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन में दान दे देना चाहिए। NRF के कोष का उपयोग राज्य सरकारों, शिक्षण और अनुसंधान केंद्रों और यहां तक कि कॉरपोरेट्स के लिए भी उपलब्ध केंद्र प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं, उनको विकसित करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, R&D पर व्यय के आंकड़ों से भवनों और अचल संपत्तियों के निर्माण को पूरी तरीके से बाहर रख देना चाहिए। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां शोध मानसिकता विकसित की जानी चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है, वो R&D पर स्वतः स्फूर्त काम करना शुरू करें। साथ ही राज्य सरकारों को ऋण के माध्यम से GSDP का 1.5% जुटाने की तो अनुमति दी जा सकती है, जिसका उपयोग विशेष रूप से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों द्वारा जरूर किया जा सकता है। और अगर इतना कुछ किया गया, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। न सिर्फ पहुंचेंगे, बल्कि वहां टिकेंगे भी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में अपने जो आर्थिक सलाहकार हैं और जो देश के कॉरपोरेट हैं, जो देश के वैज्ञानिक हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों, कि इस बार जो है, ये बजट एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में R&D को लेकर ठीक उसी तरह साबित होगा, जो 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में किया था। बजट में अब बहुत कम समय बचा है। इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं
कि R&D इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भारत कम से कम इस बार 0.67% जो अभी खर्च कर रहा है, उसको बढ़ाकर 0.89 या 1% तक ज़रूर करेगा। ऐसी हमारी उम्मीद है और सरकार से अपील भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। नमस्कार।